और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, वकील पर चाकू से हमला, युवकों ने चाकूबाजी की है। दो पक्षों के विवाद में चाकू मारा गया। बीच बचाव करने की कोशिश ये वकील कर रहे थे। संतोषी नगर में घटना हुई है। टिकरा पारा थाना इलाके का मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, वकील पर चाकू से हमला, युवकों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। दो पक्षों में विवाद चल रहा था और उसके बाद चाकूबाजी हुई है। बीच बचाव करने की कोशिश ये वकील कर रहे थे। संतोषी नगर की ये पूरी घटना है। खबर रायपुर से, माना इलाके के बरौंदा गांव में हंगामा हुआ है। दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट की गई है। दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर है। दोनों पक्षों से 5-5 आरोपी गिरफ्तार हैं। माना थाने में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ है। रायपुर के माना इलाके के बरौंदा गांव में हंगामा हुआ है। दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों से तकरीबन 10 लोग घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5-5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक और खबर रायपुर से, पुलिस आरक्षक पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। दिगेश्वर सरकार पर यह मामला दर्ज हुआ है। छात्रा ने यह मामला दर्ज करवाया है। आरोपी आरक्षक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। माना थाना इलाके का यह पूरा मामला है। महासमुंद के सरायपाली रोड पर स्थित एक ढाबे पर चल रही जुए की फड़ पर पुलिस ने दबिश दी है। यहां से 7 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1,14,000 की नकदी बरामद हुई है। 9 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 कार भी जब्त की गई हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। प्रदेश के किसानों को अपना पंजीयन कराने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। राज्य सरकार ने किसानों के पंजीयन कराने के लिए 17 नवंबर तक की तारीख निर्धारित की है, लेकिन पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि किसानों के सामने पंजीयन कराने में बहुत दिक्कत आ रही है। पंजीयन कराने की प्रक्रिया को काफी जटिल कर दिया गया, इसीलिए बार बार सरकार पंजीयन की तारीख आगे बढ़ा रही है। पहले से उन्होंने घोषणा की कि हम इस साल जो पुराने पंजीयन जिनका हो चुका है, ऐसे किसानों को पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो निर्देश जारी किया उसमें इतनी जटिलताएं हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं कि वो ऑपरेटर जी तो सोसाइटी लेवल पे जो खसरा और रकबा का वहाँ पर मिलान करके उसको पंजीयन के लिए इंदराज कर रहा है, उसके सामने बहुत कठिन। रायपुर में प्रदेश के विद्यामितान 21 दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विद्यामितानों के इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस की सरकार कोरोना संकट से निपटने के बाद इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस नेता आंदोलन को विद्यामितानों की हठ धर्मिता बता रहे हैं। विद्यामितान संगठन के लोग हठ धर्मिता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को माना है कि विद्यामितानों से हमने जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। उनके बारे में गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा, उनकी मांगों के अनुसार उन सबको नियमित किया जाएगा। और खबर रायपुर से, विद्यामितान शिक्षक संघ ने बयान दिया है कि हठ धर्मिता नहीं है, ये मजबूरी है। सरकार और प्रवक्ता महज आश्वासन दे रहे हैं। अब तक किसी मंच से नियमितीकरण की बात नहीं कही गई है। घोषणा 8 महीने से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। 8 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हठ धर्मिता नहीं है, ये मजबूरी है। प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सल समस्या है, जो कई दशकों से चली आ रही है। अब कांग्रेस सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपनी रणनीति बनाकर आगे का एक्शन प्लान बनाया है। प्रदेश के 14 जिले नक्सल समस्या से घिरे हैं और इसे खत्म करने के लिए 3.5 दशकों से सुरक्षा बल के जवान कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी नहीं मिल पा रही। 2019 की अपेक्षा साल 2020 अक्टूबर तक की बात करें तो नक्सली घटनाओं में कमी आई है।
इधर बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है। इन सब के बीच आईजी नक्सल सुंदरराज पी जल्द नक्सल समस्या से निजात की उम्मीद जता रहे हैं। नहीं, नक्सली हिंसा और माओवादी जो गतिविधियां हैं प्रदेश में लगातार बढ़ी हैं, और यदि उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक समग्र दृष्टि से इन सारे मामलों को देखने की ज़रूरत है। आप केवल एक छोटा प्रयोग करेंगे उससे उसका कुछ बहुत ज़्यादा आपको सार्थक नतीजा मिलने से रहा। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार सरकार और पुलिस के दबिश के बाद नक्सल धीरे धीरे पीछे लौटते जा रहे हैं और घटनाएं तो हो रही हैं। शुरुआत में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हम लोग कहते थे कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर तक सीमित हो गया है नक्सली। फिर से अभी जो संपूर्ण बस्तर में नक्सली कार्य क्षेत्र बना लिए थे, इन तीनों जिले में सीमित हो गया है। निश्चित रूप से पुलिस के आक्रामक नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ नक्सली के आपसी खींचतान के कारण से बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र से नक्सल समस्या का हल करने में हमको काफी बड़ा एक सहयोग मिलेगा और जनता को नक्सल हिंसा से राहत मिलने का पूरा उम्मीद है। इस दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा एवं स्थानीय पुलिस द्वारा काम किया जाए। कोरबा में एससीसीएल के रिटायर्ड कर्मी से 37 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित भगवान सिंह चौहान ने दीपका थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। ठगी की वारदात 1 महीना पहले हुई थी, जब रिटायर्ड कर्मचारी के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उधार लिए पैसे वापस करने का झांसा दिया। फोन रिटायर्ड कर्मी की बेटी भावना ने उठाया, वो ठगों के झांसे में आ गई। इसके बाद अकाउंट से ये रुपए गायब हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब भगवान सिंह पैसे निकालने के लिए बैंक गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आधार कार्ड, CISF कार्ड और अन्य जानकारियां दी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है जो भी है, लेकिन हमको हमारा पैसा वापस चाहिए ऐसे करके। उसमें हमारा मोबाइल ट्रांजैक्शन के बीच में बंद हो गया। बंद होने के बाद हमारा मोबाइल चालू होने के बावजूद बंद बता रहा था। कोई मैसेज, कॉल कुछ नहीं, ना आ रहा था ना जा रहा था। और इस दौरान जब हमने बीच में अपना ये अकाउंट चेक किया, अचानक से जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने अकाउंट चेक किया, पैसे निकालने गए तो हमारे अकाउंट से 37 लाख रुपीस निकल गए थे। पूछताछ किया तो आपका 37 लाख रुपया निकल गया है बैंक से। तो उसके बाद मैंने वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाया। उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के दिया बैंक का, और उसके बाद में FIR दर्ज कराने गया। FIR दर्ज हुई है और प्रक्रिया अभी चालू है। एक अज्ञात मोबाइल नंबर धारक व्यक्ति जो है आपके अकाउंट में पैसा डालना है करके उनके पास फ़ोन किया और उससे ज़रूरी जानकारी लेकर उनके अकाउंट से करीब 37 लाख रुपया जो है निकाले। रायपुर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी ने क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर लाखों रुपए खर्च करने और नहीं लौटाने की शिकायत दर्ज करवाई है। टाटीबंद इलाके के सर्वोदय नगर में रहने वाले अंकिता सिंह राठौर ने आमनाका थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके मुताबिक पति विजय विक्रम सिंह राठौर ने अपनी कंपनी के काम के लिए उनके SBI और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। 3,75,000 रुपए खर्च कर दिए। कंपनी से मिले उन रुपयों को खुद पर खर्च कर दिया। पत्नी द्वारा अपने रुपयों को क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान के लिए कहने पर पति ने रुपए जमा नहीं करवाए। दोनों के बीच विवाद भी हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बात थाने तक पहुंच गई। ब्रेक के बाद खबर मुंगेली से। मुंगेली के छात्र स्वप्निल सोनी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। स्वप्निल ने 20 रुपए के सिक्के का डिजाइन तैयार किया और इसे मंजूरी मिलने के बाद इस सिक्के का उत्पादन अब शुरू किया जा रहा है। मुंगेली के होनहार छात्र स्वप्निल सोनी को मिली बड़ी उपलब्धि से मुंगेली जिले के लिए बड़ी गौरव की बात है। अहमदाबाद के NIT के स्टूडेंट स्वप्निल सोनी ने 20 रुपये के सिक्के का डिजाइन किया है और स्वप्निल के ही डिजाइन किए हुए सिक्के का सिलेक्शन किया गया और आज मार्केट में ये सिक्का चलने भी लगा है, जिसे देखकर सभी को बेहद खुशी हुई है। दिवाली की छुट्टियों में अपने घर मुंगेली आए स्वप्निल ने बताया
कि मुंगेली से निकलकर इस बड़ी उपलब्धि तक का सफर कैसे रहा। और जब आज सफलता मिली और खुद से डिजाइन किया गया सिक्का सेलेक्ट हुआ और बाजार में दिखाई भी दिया तो खुशी कई गुना और बढ़ गई। इस बड़ी उपलब्धि पर केवल परिजन की नहीं बल्कि मुंगेली जिले के सभी लोग इस होनहार छात्र पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि लाल ने कमाल कर दिखाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SPMCIL के द्वारा ये 20 रुपए का सिक्का डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट आया हुआ था। जी, तो दरअसल एक तरह से कंपटीशन जैसे भी आया हुआ था हमारे कॉलेज में, जो कि सिर्फ और सिर्फ NIDians के लिए ही था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे पार्टिसिपेट किया था। इसके लिए बहुत सारी डिज़ाइनें बनी हुई थी, जिसमें से फिर मुझे प्रथम और मेरे दोस्तों को फिर द्वितीय और तृतीय का स्थान हुआ था। स्वप्निल की इस उपलब्धि ने दिखा दिया कि प्रतिभा बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि मुंगेली जैसे कस्बों और गांव में भी निकलती है। स्वप्निल की इस उपलब्धि ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया, जिस पर सभी को बहुत गर्व है। और कहते हैं कि किसी की तकदीर उसके हाथों में होती है। मेहनत और लगन की बदौलत इंसान जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कोंडागांव के एक शख्स ने। मजदूरी से अपने सफर की शुरुआत करने वाला ये शख्स आज दूसरे लोगों को रोजगार दे रहा है। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर मेहनत से उन सपनों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार मेहनत से अपने सपनों को साकार किया है कोंडागांव जिले के ग्राम कराटी आलावाड़ा के किसान परिवार में जन्मे बालचंद नेताम ने। नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा करके, मगर मेरे मास्टर के वजह से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं सोचा था कि 10 साल में काम सीख जाऊँ, उसके बाद अपना दुकान धीरे से स्टार्ट करूँ। 7 साल में मैं काम सीख लिया। उसके बाद संतू सरजू साहू के पास 2 साल किया। उसके बाद 2010 में मैं अपना दुकान छोटा सा पेटी लेके अपना काम स्टार्ट किया। अभी मेरे पास 6 लड़के हैं, मेरे भाई के साथ 7 जन। जी हाँ, बालचंद कभी दूसरों की दुकानों में नौकरी करते थे, लेकिन वो खुद लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बालचंद नेताम 5वीं पढ़ने के बाद कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर रोजगार तलाशने के लिए अपने घर से शहर चले गए, जहां साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर काम किया। 10 साल बाद खुद की शॉप ओपन कर दी। अब आलम यह है कि बालचंद ने दूसरे 7 लोगों को रोजगार दिया है। अब बालचंद की ख्वाहिश है कि वो अपना एक शोरूम खोले। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाए जाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में भी गोवर्धन पूजा की धूम रही। इस पूजा में खास लोगों से लेकर आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पूजा को लेकर जो अनूठी परंपरा और अलग अलग रंग नजर आए, उसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें, कोरबा की, बालोद की, जैतू साव मठ की। CM भी पूजा में शामिल हुए और उन्होंने सौंठा भी खाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम करवाया। यहां CM बघेल, उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार इस पूजा अर्चना में शामिल हुआ। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सभी लोगों ने मास्क लगाए। गोवर्धन पूजा के दौरान गाय और बछड़े की आरती उतारी गई। गौरी गौरा की पूजा की गई। CM आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। तो पूरे छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा की गई। CM भूपेश बघेल ने इस मौके पर दुर्ग का दौरा किया और सदियों से चली आ रही एक परंपरा का निर्वाह भी किया। देश भर में रविवार को गोवर्धन पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सभी प्रदेशों में अलग अलग रिवाज के साथ इसे मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री लोगों की खुशहाली के लिए प्रत्येक साल गोवर्धन पूजा के मौके पर कोड़े की पिटाई सहते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर सबकी मंगल कामना के लिए दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी कुम्हारी में सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमेशा की तरह इस बार भी दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी कुम्हारी पहुंचकर सबकी मंगल कामना के लिए
सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। ये सुंदर परंपरा सबकी खुशहाली के लिए मनाई जाती है। हालांकि इस साल एक बदलाव भी देखा गया है। पहले प्रत्येक साल गांव के बुजुर्ग भरोसा ठाकुर कोरों से यह प्रहार करते थे, लेकिन इस बार उनके निधन के कारण ये परंपरा उनके बेटे वीरेंद्र ठाकुर ने निभाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस बात का दुख है कि इस बार भरोसा ठाकुर हमारे बीच नहीं है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली कोरोना काल में आई है, हमेशा मास्क पहने रहें, हाथ साबुन से धोएं तथा फिजिकल दूरी का पालन करें। और चलिए अब आपको आखिर में दिखाते हैं, प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने 3 मंत्र विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन पर सरकार चल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण दिख रहा है कांकेर में। यहां के अंदरूनी इलाकों में लोगों को जिला मुख्यालय आने में घंटों लगते थे, लेकिन अब बघेल सरकार ने सड़कों का जाल बिछाकर उस दूरी को पाट दिया है। तीन दशकों से प्रदेश में नक्सलवाद नासूर बनकर तांडव करता रहा, पर आज नक्सलवाद भी बैक फुट पर पहुंच गया है। जहां कभी जिला मुख्यालय कांकेर से कई ब्लॉक कट जाते थे और पहुंच विहीन हुआ करते थे, पर आज प्रदेश सरकार उन पहुंच विहीन रास्तों को सुगम बना दिया है। जहां कभी गोली और बारूद की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज ग्रामीण अपने पारंपरिक धुनों को बजाते हुए नजर आते हैं। 80 की दशक के बाद राजधानी से जो सड़कें कट गई थी, वहां प्रदेश सरकार की पहल से ग्राम सड़क योजना और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से निरंतर सड़कें बनाई जा रही हैं। अंदरूनी इलाके में फैले सड़कों की जाल से आने जाने की सुविधा ग्रामीणों और आम लोगों के लिए सरल हो गया है, जिससे वे प्रदेश की भूपेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। 2 साल में इन्होंने 10 साल का काम किया है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो है क्षेत्र के विकास के लिए जो है कई योजनाएं बनाई गई है। अभी पक्का सड़क बन गई है, डामर रोड बन गई, पहले से अच्छा बात बन गया। कांकेर जिले में प्रदेश सरकार की उपलब्धि से आम नागरिक बेहद ही खुश हैं। वहीं प्रशासन ने भी क्षेत्र के विकास की कमर कस ली है। जिले के अंतागढ़, कोयली बेड़ा समेत अंदरूनी इलाके में सड़कें बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, तो वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में अब तक 92 किलोमीटर सड़क बनाने के कामों को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही 740 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। जिले के कलेक्टर ने बताया कि जो अंदरूनी इलाके विकास से छूट गए थे, उनमें 2015 बसाहटों को सड़कों से जोड़ा गया है। देखिए, अपने जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत, चाहे वो ग्राम सड़क योजना हो या फिर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो राज्य शासन की जो बजट की जो प्रावधान है, या फिर स्थानीय स्तर पे जो फंड उपलब्ध है, उससे हमारे प्रयास है कि लगातार सभी बसाहटों को जोड़ा जाए। बहरहाल भूपेश सरकार की योजना के तहत जहां अंदरूनी इलाके में बिछाए जा रहे सड़कों की जाल से अंतिम व्यक्ति जुड़ रहा है, वहीं उसकी सामाजिक, आर्थिक और उनके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति गर्व से कहेगा, मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र का नहीं, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। सरकार की इस महती योजना के चलते आज जिले के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग आज खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का नारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सफल होते दिख रहा है।